नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज केवाईसी में हम लोग बातचीत करेंगे एक नए आईपीओ की जो लिस्ट होने के लिए आ रहा है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के सीएमडी कर्नल डेविड देव सहायम हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे बिजनेस क्या है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। कोविड की चिंता से बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, 200 अंक गिरकर निफ्टी 17,900 के पास। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस जैसे दिग्गजों में ज्यादा दबाव। निफ्टी बैंक और मिड कैप शेयर्स की भी जोरदार पिटाई। बाजार में चौतरफा बिकवाली, सरकारी बैंक सबसे ज्यादा पिटे। मेटल, रियल एस्टेट, ऑटो इंडेक्स भी 2% से ज्यादा टूटे। लेकिन फार्मा शेयर्स में खरीदारी 1% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। लैंडमार्क कार्स और एबांस होल्डिंग्स की कमजोर लिस्टिंग। लैंडमार्क कार्स करीब 7% डिस्काउंट पर खुलने के बाद और फिसला। एबांस में अब 18% की गिरावट। और कोविड पर बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक। $223 पॉइंट की कमजोरी के साथ निफ्टी 17,900 पर है और बैंक निफ्टी 525 पॉइंट की गिरावट के साथ 41,881 है। 42,000 का बहुत अहम लेवल था, बैंक निफ्टी ने तोड़ा। 18,000 का बहुत अहम लेवल था जो निफ्टी ने तोड़ा। और मिड कैप में तो सारे लेवल टूटे। 850 पॉइंट की गिरावट है, 2.66%। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 12 शेयर गिरने वाले। तो एडवांस डिक्लाइन भी फेवर में नहीं है, काफ़ी तेज़ गिरावट है और मल्टीपल रीजंस हैं। कोविड है, जापान की खबरें हैं, यूएस में गिरावट है, रिसेशन का डर है। तमाम सारी खबरों के बीच में ये देखिए जो गैप है लाल और हरी लाइन का, यही एडवांस डिक्लाइन है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या बहुत तेज़ ऊपर हुई है, 1:12, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। गाबा सर से एक राय लेते हैं। गाबा सर, जब हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे तो निफ्टी ऐसा लग रहा था कि 18,900 को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसी संभावना कम लग रही है। और बैंक निफ्टी भी जो है ना 42,000 से ठीक ठाक नीचे, 200 पॉइंट। क्या लग रहा है आपको, इन दोनों में अभी अवॉइड है कि आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली रिस्क नहीं लेना चाहिए, हाँ। बिकॉज निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लो लेवल जो हमने सुबह देखे थे 17,920 के आसपास फ्यूचर्स में, वो अगर होल्ड कर जाए तो ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन वीक शॉर्ट कवरिंग है, इसमें स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नहीं है। ये संकेत दे रहा है कि नेक्स्ट वीकनेस है। नहीं तो शॉर्ट्स कवर करके नहीं आ रहे हैं लोग, ले आ रहे हैं शॉर्ट्स। बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग नजर आती है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन कन्विक्शन इतना नहीं है। हो सकता है लास्ट 1 घंटे में हो जाए तो ठीक है। 42 के आसपास चल रहा है, लेकिन अब तक क्लैरिटी मिसिंग है बैंक निफ्टी में भी। तो क्लैरिटी दोनों में मिसिंग है। गाबा सर, कोई स्टॉक रडार में आया आपके जहाँ पे शॉर्ट करने या रिस्क लेके लॉन्ग करने का मौका बनता हो? मुझे टाइटन अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, टाइटन में एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है हाई टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म पे भी टाइम फ्रेम में भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। अब ट्रेड कर रहा है 2500 के आसपास। मेरे ख्याल से 2540 पॉसिबल है। 2480 का स्टॉप होना चाहिए, 20 रुपए का। तो एक टाइटन में शायद एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। फार्मा में कोई नहीं पसंद आ रहा सर आपको? फार्मा में बहुत ही है, बहुत ही फार्मा में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि टोरेंट, ये जो डीवी स्लैब में बहुत अच्छी बाइंग है आज। ग्लैनमार्क में बाइंग है, लेकिन काफी डॉक्टर रेड्डी में भी बाइंग है। लो लेवल से 225 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं डॉक्टर रेड्डी। अपसाइड 245 पॉसिबल है। सिंजीन ये स्टॉक अच्छा लगता है मुझे, यहाँ पर अच्छी तेजी है। इधर देखा जाए तो ट्रेड कर रहा है 580 के आसपास। मुझे लगता है 575 के करीब कोई स्टॉप लगा के चले तो आते दिन में 590 to 600 एक पॉसिबिलिटी है। सिंजीन, यस, फार्मा में सिंजीन ये अच्छा लगता है। सिंजीन अच्छा लगता है, 590 600 आ सकता है। और ऊपर से अगर आप फ्यूचर्स की लिस्ट देखिए ना, तो ग्रैन्युअल्स, डिवीज, डॉक्टर लाल, सिंजीन, बायोकॉन, ल्यूपिन, मेट्रोपोलिस, एबिट, सिप्ला, सन फार्मा, ये सब झड़ी लगी हुई है जिन स्टॉक्स में थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है। बाकी तो सब ज़्यादातर रेड में ही है। चलिए अब उस कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं जिसका आईपीओ है, और कंपनी है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। और कंपनी के सीएमडी कर्नल डेविड देव सहायम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डेविड सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है कैश मैनेजमेंट की, यानी जो करेंसी है सिस्टम में उसको कर्नल साहब मैनेज करते हैं। अभी समझते हैं कि क्या क्या काम ये करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जहाँ पे इतना ज़्यादा डिजिटल का प्रचार चल रहा हो,
वहाँ पे भी कैश मैनेजमेंट की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ये क्या काम करते हैं आप लोग सर? सबसे पहले पहले बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज आप लोगों ने बुलाया यहाँ पे। और सबको जय हिंद। और 2005 में कैप्टन गोपीनाथ साहब जिन्होंने डेक्कन एयर शुरू किया था, उनसे प्रेरित होकर जब मैं 25 साल सर्विस मैंने फौज में कर दिया था उस टाइम, तो दो बटालियंस कमान की थी, एक ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद में हमने ये बिजनेस शुरू किया। और हमारे 21% जो है हमारा वर्क फोर्स वो एक्स सर्विस के रहते हैं, और इसीलिए जो है ये पब्लिक मनी हम हैंडल करते हैं। और आज 3,000 करीबन 13,000 पिन कोड्स में हमारे देश की जो पब्लिक है वो हमें पूरे भरोसे के साथ अपना मनी हैंड ओवर करती है हमारे पास, और हम कलेक्ट करते हैं इसको। देश में आप जानते हैं 18,000 पिन कोड हैं, और 13,000 से ज्यादा पिन कोड में हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो ये इसमें हमारा यूएसपी ये है, हमारी डेडिकेशन, हमारा हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, और सबसे बड़ी बात फ्रूगैलिटी, जिसको मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत सोच समझ के अपना जो है पैसे का खर्चा करते हैं। और इसी वजह से हमारी जो आरओई और आरओसी नंबर्स हैं वो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन नंबर्स हैं, और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रेशोल्ड पर हम लोग हैं। तो हमारी कंपनी रिटेल कैश मैनेजमेंट में है। रिटेल कैश मैनेजमेंट में दर्शकों को समझाना चाहूंगा, जब मिंट में जो है पैसा छपता है, उसके बाद वो आरबीआई के करेंसी चेस्ट में आता है। वहां से आगे जो दूसरे बैंक हैं उनके करेंसी चेस्ट, जैसे एसबीआई करेंसी चेस्ट वगैरह में आकर, उससे आगे फिर वो फॉरवर्ड बैंक्स में जाता है, और टेलर्स और एटीएम के जरिए वो बॉडी पब्लिक के पास पैसा आता है। पब्लिक फिर इसको अलग अलग आउटलेट्स जो हम मानते हैं, जैसे हम लोग अभी 55,000 आउटलेट कर रहे हैं। आउटलेट्स जो है जहां पे जैसे स्कूल में फीस भरा जाता है, कॉलेज में फीस, या रेलवे स्टेशन में, या बस स्टॉप में, या फिर हॉस्पिटल में, या फार्मेसी में, जहां पे भी पैसा खर्च होता है, हम पैसा फिर कलेक्ट होता है उस आउटलेट में। वहां से उसको कलेक्ट करके दोबारा उसको सॉर्ट करके वापस बैंक्स में पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और इसको हम रिवर्स कैश साइकिल कहते हैं। और उसमें हमारा सबसे बड़ा जो है कंपनी है, और करीबन 40% हमारा नेशनल मार्केट शेयर है इसमें, और इसी कार्रवाई को हम रिटेल कैश मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, तो कर्नल साहब, एक तो ये हो गया फॉरवर्ड कैश ट्रांजैक्शन जो आरबीआई के वॉर चेस्ट से निकला और बैंक के पास गया, बैंक से एटीएम गया, फिर वहाँ से लोगों के पास गया। लेकिन आप दूसरी तरफ से आते हैं कि जो रिटेलर्स हैं, दुकानें हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जहाँ पे भी कैश रिटेलिंग हो रही है, वहाँ से लेके वापस आप बैंक में ले जाते हैं, राइट सर? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मैंडेट सारे बैंकों ने दे रखा है, या किसके लिए आप पैसा ले जाते हैं वापस? हमारे पास बैंक्स जो हैं, पूरे जितने मल्टीनेशनल बैंक्स हैं उनके साथ हम काम करते हैं। पूरा जो जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं सभी के साथ हम हैं, और नेशनलाइज्ड बैंक जो है अभी धीरे धीरे सबके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा 2 नंबर का सबसे बड़ा कस्टमर है, वही जो है अभी पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। बाकी सबके साथ हालांकि हमारे एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, अभी उनमें जो है बिजनेस अभी शुरू हुआ है, और ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कर्नल साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे बैंक से तो आपने कल मान लीजिए स्टैंड चार्ट ने आपसे कह दिया कि मेरे लिए कैश जुटाइए, एसबीआई ने कह दिया, तो वो आपको बताते हैं कि आपको कौन से स्कूल, दुकान, मकान, मॉल से जाना है, या आप खुद उसके लिए कैसे मैं तो हजारों लाखों आउटलेट जहाँ पे कैश है, कैसे आप चुनते हैं कि यहाँ से वापस लाना है? फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट के लिहाज से 30 लाख आउटलेट हैं। हाँ। हमारी पूरी इंडस्ट्री कुल मिलाकर हम लोग 1.4 लाख आउटलेट्स कर रहे हैं, जिसमें 55,000 पॉइंट हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये बिजनेस जो है हमें बैंक्स के थ्रू मिलता है। बैंक्स जो है हमारे क्लाइंट्स हैं, और उनके एंड कस्टमर्स, अब कोई सा भी ई कॉम कंपनी, कोई सा भी पेट्रोलियम, कोई भी रिटेल, जो सबसे बड़े हैं हमारे देश में, उनका नाम आप सोच लीजिए, वो सभी हमारे कस्टमर्स हैं। आपके टॉप 3 क्लाइंट्स जो हैं उससे आपको सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलता है, ये क्लाइंट कंसंट्रेशन नहीं है?
मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा एक बार। आपके जो 3 सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं वो कौन है? उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया है उनको नेम करने के लिए। अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि आप सोचिए, हाँ। जो सबसे बड़े हैं जो ई कॉम में या जो भी है, सब हमारे कस्टमर। नहीं, मैं ये समझ रहा था, मान लीजिए आप 100 रुपए रिवर्स करके ले जाते हैं वॉर चेस्ट में, और उसमें से ये जो 3-4 बड़े हैं उनके लिए कितना हिस्सा ले जाते हैं उस 100 रुपए में से? 50%, 30%, वो कितना है? करीबन 13 से 14% जो है, जो सबसे बड़े कस्टमर हैं उनका हिस्सा होगा। 13-14% उनके लिए, बाकी फिर खुदरा, बाकी बहुत सारे बैंक के लिए हैं। हमारे 3200 कस्टमर्स हैं, एंड कस्टमर्स। तो अब इसमें एक सवाल ये बनता है कि 2005 में जो हमारे कस्टमर बने हैं वो आज भी हमारे कस्टमर हैं। अच्छा, कस्टमर, हाँ, नहीं, ठीक है, वो तो एक बार, ये तो ट्रस्ट का भी बिजनेस है कि एक बार आप, जो कि सेंसिटिव है, करेंसी है, आप ले जाते हैं। इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स है वो किसकी है? आपकी अपनी है या आपने लीज किया है? नहीं, इसमें जो लॉजिस्टिक्स है, हमारे जो कस्टोडियंस हैं वो सब हमारे रोल्स में हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं हम उसको लीज करते हैं। तो इसीलिए हम अपने बिजनेस को एसेट लाइट रखना चाहते हैं, और इसीलिए जो है हम इसको लीज करते हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनी है लीज प्लान, वहां से जो है हम लीज करके इन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक चीज़, अब आपने रिटेल से पैसा लिया, उसने बंडल में दिया, बोरे में भर के दिया, उसको आप गिनते भी हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि इसमें फेक करेंसी तो नहीं है, या फिर ऐसे ही दे आते हैं? मतलब प्रोसेसिंग भी आप करते हैं क्या उस करेंसी की? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कैश हमारे पास 2 प्रकार से आता है। हाँ। एक है सील बैग, ओके। यानी इसमें काउंटिंग और वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कस्टमर जो है इसको एक सील बैग, जिसको हम खोल नहीं सकते हैं, सील बैग हमें देता है। सील बैग दो तरीके से मैनेज होता है कि बैंक के अनुसार जैसे वो चाहते हैं, या तो हम बैंक में ले जाके इसको डिपॉजिट करते हैं, तो फिर वो उनके सीसीटीवी के नीचे बैग खुलता है। नहीं तो ये हमारे वॉल्स में आते हैं, हम अपने सीसीटीवी के नीचे इनको खोल के फिर जो है कैश को बंडलिंग करके हम वापस बैंक में पहुंचाते हैं। तो इस प्रोसेस में फेक करेंसी भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं? हाँ, हमारे पास सॉर्टिंग मशीन्स हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है हमारे वॉल्ट में, उसके थ्रू हम इसको कैश को पास करते हैं। तो उसमें कट नोट्स, सॉइल नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स और एटीएम फ्रेंडली नोट्स, ये सब हम अलग करते हैं। जो अनयूजेबल नोट्स हैं, जो आपने अभी जिक्र किया, वो हम बैंक से चेक करवाते हैं इसको। वो बैंक से आप क्रॉस चेक कराते हैं? हाँ, और वो क्लाइंट को उनको आप बताते हैं कि कस्टमर जो है उसको डील करते हैं। हाँ, और क्योंकि सब सीसीटीवी के नीचे है, तो पूरे रिकॉर्ड के साथ होता है। ओके सर, अब ये बताइए कि आप 387-88 करोड़ रुपए का इशू लेके आए हैं, जिसमें से 327-28 करोड़ का ओएफएस है, फ्रेश इशू केवल 60 करोड़ का है। तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या? आप तो बहुत अभी एक्सपेंड करना चाहते होंगे। नहीं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमारे इसमें कंपनी में करीबन 40 करोड़ हमारे पास स्पेयर कैश अभी भी है। ये पैसा जो हमने लिया है 3 खास वजह से लिया है। पहला है 20 करोड़ हम लोग वर्किंग कैपिटल हम रखते हैं, क्योंकि एक दिन में हम लोग करीबन 400 से 500 करोड़ मूव करते हैं। और दूसरे दिन जो है इसमें हमारे नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट में दूसरे दिन उसको फंड भी करना पड़ता है बैंक्स में। तो कभी लिंक फेलियर होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए करीबन 20 करोड़ हमारे पास रखना जरूरी है। तो वो भी है, और 2 अच्छे सर्विस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक को कहते हैं डे जीरो फंडिंग, की अभी हमने पिकअप किया, आज ही उसी वक्त हमने फंड कर दिया, उसमें जो है थोड़ा हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और दूसरी है कैश डिलीवरी, जहां जहां कैश की जरूरत है तो बैंक हमें वो बताता है, और उन कस्टमर्स में खास करके एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस में वो पैसा जो है उनको जाके दे सकते हैं। तो इसके लिए 20 करोड़ रखा है, करीबन 14 करोड़। अभी ये एक नया हमने बोर्ड में फैसला लिया है कि कम से कम 20% गाड़ियां जो है वो हमारी अपनी इन्वेंट्री में होनी चाहिए, ताकि कोई नया बिजनेस आए, नया अपॉर्चुनिटी आता है, एडहॉक गाड़ियां चाहिए या सेक्टर रिजर्व रखना पड़ता है, गाड़ियां जहां खराब होती हैं, उसके लिए करीबन 200 गाड़ियां हम लोग खरीद रहे हैं। और बाकी जो पैसा है वो जनरल आप तो कह रहे हैं कि आप एसेट लाइट में जाएंगे, फिर आप ये 200 गाड़ियां खरीदेंगे तो लंबा खर्चा आएगा, इनका मेंटेनेंस, इनको रखना, फिर इनके लिए ड्राइवर, इनकी सिक्योरिटी। हाँ, इसको हमने जरूर जो है पूरा एनालाइज किया है, इसीलिए सिर्फ
25% जो गाड़ियां हैं वो हमारी इन्वेंट्री में होंगी। बाकी सब जो है जैसे अभी एसेट लाइट हम रखते हैं उसी पर। कर्नल साहब, कितना मार्जिन आप मान के चल रहे हैं कि जो सस्टेनेबल है, क्योंकि Q1 में आपका मार्जिन अचानक से 5% जंप कर गया, 25-26% के आसपास आ गया है। इससे पहले वो 20 की रेंज में था, तो ये Q1 में इतना क्यों जंप किया, पहला? और दूसरा, ये क्या सस्टेनेबल है? जो अभी आप देख रहे हैं यही जो इसकी असली जो पहचान है वो होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल जो है दोनों कोविड इम्पैक्टेड थे। पहला फर्स्ट वेव में तो काफी असर हुआ, सेकेंड वेव में सेकेंड जो डेल्टा वेव था उसमें जो पहला क्वार्टर और कुछ सेकेंड क्वार्टर का हिस्सा इम्पैक्ट हुआ। और ये जो है अभी असली जो परसेंटेज है। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नंबर ऑफ पॉइंट से फैसला कर सकते हैं कि ग्रोथ कैसे हो रहा है। BRSP के फाइलिंग के टाइम पर हमने 42,000 हमारे पॉइंट थे, और आज जो है हमारे पॉइंट 55,000 हैं, यानी 13,000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। यानी हर एक महीने जो है करीबन 1100 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारे पास आया है। और ये जो है इंडस्ट्री की, क्योंकि मैं आपको एक छोटी इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि सभी दर्शक समझ सकें। 2014 में एक पेट्रोल बंक था, सिर्फ हमारी अकेली गाड़ी से आती थी और लेके आती थी उधर से कैश। आज 2022 में, ये महाराष्ट्र की बात है, 2022 में वही गाड़ी जाती है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ हमारे 29 पॉइंट और आ गए हैं अलग अलग। अच्छा कर्नल साहब, एक मैं समझ गया, तो बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आप मुझे बताइए, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि कैश टू GDP रेशियो, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिजिटाइजेशन पे फोकस है सरकार का भी, सबका, क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा, क्या है इस समय? देखिए, हमारी जो बिजनेस है वो कैश एंड सर्कुलेशन के ऊपर मुनासिर है। अभी GDP का 14% जो है वो कैश के ऊपर है। और जब 2016 में जो है कैश एंड सर्कुलेशन 13.6 लाख करोड़ था, 31.5 लाख करोड़ है। और फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक ये 41.5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो अभी जो सरकार कर रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे, अगर आप देखें, हमारी डिजिटाइजेशन फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 11% है। और एक डेवलप्ड कंट्री में जैसे अभी US का जो डिजिटाइजेशन है वो 72% है। लेकिन फिर भी जो है वहाँ 28% कैश है। और वहाँ रिटेल कैश मैनेजमेंट कंपनीज जो है बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं और बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है। तो कैश को आप एक कमोडिटी समझें, और ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स हैं। और हमारे जैसे देश में कैश जो है वो भी जरूरी है। अभी हर एक इंडिविजुअल के पास ये फैसला, पहले ये चॉइस नहीं था, अभी चॉइस है। चाहते हैं या आप कैश में करना चाहते हैं। और एक ग्रोइंग और डेवलपिंग इकोनॉमी में ये बिल्कुल सही फैसला है सरकार का। जी कर्नल साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैश सिस्टम में अभी भी बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि 2025 तक 41,50,000 करोड़ का कैश होगा, और अगर ये 2000 की नोट सिस्टम से एकदम हट गई, 200-200 के बंडल बनेंगे तो और ज़्यादा लॉजिस्टिक्स लगेगा, क्योंकि छोटी करेंसी, छोटे डिनोमिनेशन की नोट हो गई। ये भी आपके फेवर में जाता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बधाई आपको कि आपका इशू अच्छा जस्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया। जी, जय हिंद। जय हिंद सर। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं मार्केट की क्या तस्वीर बन रही है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और मार्केट पे एक नज़र डालिए। बिल्कुल फ्री फॉल जैसी स्थिति है। मिड कैप में 950 पॉइंट, निफ्टी 250 और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट के पार। तो कहीं कोई रिस्पाइट दिख नहीं रही है, ज़्यादातर लेवल्स टूटते हुए यहाँ दिख रहे हैं और मार्केट पे ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे की स्थिति संभालेंगे हर्षदा और वीरेंद्र। देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है, लेकिन मार्केट में तगड़ा फ्री फॉल चल रहा है।